हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई दोनों परीक्षार्थियों के लिए संयुक्त रूप से ये वीडियो सामान्य ज्ञान के टॉपिक पे चर्चा करूँगा। इसके पहले मैंने 23 क्वेश्चन का इस सीरीज़ में चर्चा कर चुका हूँ और 24 नंबर क्वेश्चन से इस सीरीज़ में मैं शुरू करूँगा। ये क्वेश्चन बिहार आईटीआई और बिहार पैरामेडिकल दोनों परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक दो प्रश्न पे मैं चर्चा कर देता हूँ। एक विद्यार्थी का कमेंट था कि आप बड़ा धीरे पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन और आंसर करने में तो मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि एक क्वेश्चन के बदौलत आपको 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊं, ताकि आप लोगों का जो स्कोर है या आप लोगों का और जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं इनसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। नहीं तो मुझे अगर क्वेश्चन आंसर बताना होता तो 5 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का सीरीज लाता और आप लोगों को आंसर केवल बताते जाता। तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। इस तरह से अगर करना है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं रैपिड फायर भी लाऊंगा, जो कुछ समय के बाद ये सब जो आप लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद एक सीरीज लाया जाएगा जो 10 मिनट में 50 क्वेश्चन होगा, केवल क्वेश्चन और आंसर। वो रिवीजन होगा, जो परीक्षा का बहुत कम समय होगा तब उसमें रिवीजन किया जाएगा। ये हम लोग आसानी से पढ़ते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। मान लीजिए कि सूर्य से ये प्रश्न है तो सूर्य के बारे में अब डिटेल जानकारी ले लेंगे कि सूर्य में ऊर्जा कैसे मिलती है, हाइड्रोजन से मिलती है या हीलियम से मिलती है। उसके बारे में अलग अलग तरह का जितनी भी जानकारी होगी उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आप लोगों का कमेंट अच्छा है, जिस तरह का कमेंट है, जो सुझाव है आप लोग दें कमेंट में, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कर सकूं। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक दो बात, जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मुझे जब समय मिले मैं वीडियो बनाऊं। थोड़ा सा इधर वीडियो आने में देरी हुई क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं कहीं दूसरी जगह चला गया था। अब आप बोलेंगे कि लॉकडाउन में कहाँ चले गए थे, तो मैं एक जगह चला गया था और मैं यहाँ पर नहीं था, पटना में। इसी के कारण वीडियो नहीं बन पाया और आप लोगों को अब वीडियो प्रॉपर रूप से रेगुलर मिलेगी। तो कमेंट करें, लाइक करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम होता है। प्रश्न का तो आंसर हम एक शब्द में बता देंगे कि द्रव्यमान जो है 4 × 10⁹ किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार की गति से कम हो रही है। द्रव्यमान को मास बोला जाता है। मास हिंदी इंग्लिश में मास लिखा जाता है। सूर्य से अब 5-7 प्रश्न हैं। सबसे पहले सूर्य, सन। सूर्य से जो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा मिलती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है कि जब दो परमाणु जुड़ के एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, ये नाभिकीय संलयन है। परमाणु विखंडन एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटा छोटा परमाणु जुड़ के एक बड़ा परमाणु का निर्माण करता है। जो छोटा छोटा नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, और परमाणु विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट के छोटा छोटा में बनता है। दोनों से ही ऊर्जा अपार मात्रा में निकलती है, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा हम लोगों के पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड या 18 सेकंड कहीं कहीं दिया जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। सूर्य से एक बड़ा ही विकिरण निकलती है। सूर्य से एक हानिकारक किरणें आती है जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं। उस पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकता है, जिससे कि अगर पराबैंगनी किरण हम लोगों के पृथ्वी पर परमानेंट आती रहे, और ये प्रॉपर आ रही भी है, तो इसी आने के कारण चर्म रोग जैसी समस्या, स्किन कैंसर जैसी समस्या हम लोगों के पृथ्वी पे उत्पन्न हो रही है। सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे, ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 4.4 × 10⁹ किलोमीटर के गति से इसका द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंध है? तो अक्टूबर क्रांति एक क्रांति हुई थी, जिस तरह से भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उसी तरह से रूस में अक्टूबर क्रांति जैसी क्रांति हुई थी। और अक्टूबर क्रांति जो है रूस में हुई थी। और रूस में एक और क्रांति हुई थी 1917 में, रूसी क्रांति भी हुई थी, जिसके नेता लेनिन थे। यानी कि अक्टूबर क्रांति का संबंध रसिया से है, रूस से है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं वोल्ट मीटर। मैं आपको फिजिक्स वाले वीडियो में बताया था, फिजिक्स प्रॉपर जो विद्युत चैप्टर पढ़ाया था कि वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है जो कि आपके घरों में स्टेबलाइजर में लगा होगा, और वो वोल्टेज को मापता है कि वोल्टेज 220 वोल्ट है कि 240 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। मैं आपको प्रॉपर तौर में फिजिक्स वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया वो वीडियो को देख लें। ITI वाले सेक्शन में है और पॉलिटेक्निक के सेक्शन में है। तो फिर समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लिखा जाता है V से। इस तरह का सिंबल होता है वोल्ट मीटर का, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। और एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। एमीटर करता क्या है, तो ये विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार, सबसे अधिक कोयला का जो भंडार है किस राज्य में है भारत में प्रॉपर, तो भारत में झारखंड और उड़ीसा में। तो झारखंड का जो धनबाद है, झरिया एक जगह है, झरिया में बहुत ज़्यादा कोयला है और उड़ीसा में भी कोयला है। झारखंड स्वर्णरेखा नदी, उड़ीसा ब्राह्मणी नदी। झारखंड से और प्रश्न है कि झारखंड में बहुत सारी कंपनियां हैं। उड़ीसा में एक कंपनी है राउरकेला स्टील प्लांट। प्रश्न पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये किसके सहयोग से बना है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये जो है उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, यानी कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो ब्रिटेन ने टेक्नोलॉजी दिया, और उसी टेक्नोलॉजी के कारण हम लोगों का जो कंपनी है भारत के उड़ीसा राज्य में राउरकेला स्टील प्लांट, जो ब्रिटेन के जर्मनी के सहयोग से, राज याद रखिएगा, राज यानी कि र से राउरकेला और ज से जर्मनी, गलत बोल दिया मैं, राज यानी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, समय लगता है, वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है और आप लोग बोलते हैं थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये थोड़ा सा समय है, समय को परिवर्तन करते हुए मैं और उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग, वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा भारत में ये चला, लेकिन वस्त्र उद्योग के बाद कपड़ा उद्योग के बाद भारत में सर्वव्यापी यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा उद्योग फैला है, तो भारत कृषि प्रधान देश है। ये कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि से संबंधित उद्योग जो है चीनी है, चीनी का उत्पादन भारत बहुत ज़्यादा करता है। भारत में चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है और गेहूँ का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन। कच्ची सिल्क का उत्पादन यानी सिल्क की जो साड़ी बनता है, सिल्क का जो शॉर्ट बनता है, ये रेशम के कीड़े से होता है। रेशम के कीड़े को पालन करने के लिए सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीड़ा पालन करने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम का उत्पादन के लिए। और ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रेशम का साड़ी, रेशम का कपड़ा, रेशम सिल्क का उत्पादन जो है, सिल्क का जो उत्पादन है ये कर्नाटक में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। सबसे बड़ी धूप घड़ी, धूप घड़ी क्या होता है, तो एक बालू इस तरह का एक घड़ी आप लोग देखे होंगे, फिल्म में मैं देखा हूँ, इस तरह का एक घड़ी होता है, इसमें बालू भर दिया जाता है और बालू जिस तरह से नीचे गिरते जाता है और हम लोगों को जैसे आधा बालू गिर गया था, हम लोगों को जैसे सुबह 12 बजे पलट दिए तो हम लोगों को आधा बालू गिरा था, हम लोगों को पता चला कि हाँ 12 बज गया, धीरे धीरे बढ़ते चला गया 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोगों का समय का मापने की ये बालू घड़ी। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन है, तो राजस्थान। राजस्थान का जो जयपुर है वहीं पे सबसे बड़ी धूप घड़ी लगाई गई है, जो धूप से चलती है घड़ी, एक प्रकार से समझिए। क्वेश्चन नंबर, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन 2 देशों को जोड़ता है। काराकोरम एक प्रकार का दर्रा है। दर्रा किसको बोलते हैं, तो 2 ऊंचे स्थान से 2 ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में जो धंसा हुआ रास्ता बन जाए इसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। 2 पहाड़ों के बीच का जो सकरा स्थान होता है, पतला स्थान होता है, उसी को दर्रा बोला जाता है। ठीक है, दर्रा रास्ते का काम करती है, दर्रा जो है रास्ते का काम करती है। एक देश
ये एक राज्य एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ने का काम करते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर के जोड़ने के लिए अलग दर्रा है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, नीति दर्रा, माना दर्रा, बहुत तरह का दर्रा भारत में है। उसके बारे में भी हम लोग कभी प्रॉपर चर्चा करेंगे। लेकिन काराकोरम जो राज्य मार्ग है ये भारत और चीन और पाकिस्तान जाने का ये राजमार्ग है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है चीन और पाकिस्तान जाने का राजमार्ग है। चलिए पीओके में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नीली क्रांति। तो अलग अलग क्रांति से संबंधित अलग अलग है। खाद्यान्न क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति से संबंधित है खाद्यान्न, जैसे खाद्यान्न का उत्पादन में तेजी लाया गया, खाद्यान्न का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, इस तरह का एक रिवॉल्यूशन, जिस तरह से 1857 की क्रांति क्या है, एक प्रकार से लोगों को जागृत करने का एक अवसर लाया गया। उसी तरह से उत्पादन करने के लिए बहुत तरह का, जैसे गेहूं का उत्पादन करना है, खाद्यान्न का उत्पादन करना है, तो एक क्रांति के रूप में कोई चीज़ क्रांति का रूप जब ले लेता है ना, तो बड़ा ही प्रगतिपूर्ण, बड़े ही मतलब कि तेज गति से वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्रांति का नाम दिया गया। तो नीली क्रांति, तो इसमें चारों क्रांति के बारे में बता दूं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, दूध क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, जो अमूल प्रोडक्ट, अमूल दूध जो आता है हम लोगों को मिलता है, अमूल दूध के जो मालिक हैं वो इनका नाम था वर्गीज कुरियन, जिनका जन्म 14 नवंबर को मनाया जाता है, दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। गुजरात में अमूल का कंपनी बनाए और इसको बोला जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, क्योंकि दुग्ध उजला होता है। तिलहन यानी कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। कहीं कहीं पीत क्रांति भी लिखा जाता है, तो पीली क्रांति और पीत क्रांति एक ही है। यहाँ पे प्रश्न है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का जो संबंध है, ये मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए जो क्रांति की गई, जो रिवॉल्यूशन लाया गया, वो नीली क्रांति थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये हम लोगों का टर्म जो है इकोनॉमी में पढ़ना होता है। कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमको अगर कर देना है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इनकम टैक्स, एक एग्जांपल देते हैं, आय कर जो होता है, इनकम टैक्स होता है, ये प्रत्यक्ष कर होता है। क्यों प्रत्यक्ष कर होता है? जो सरकार को स्वयं वह व्यक्ति जिस पे लगाया जाए, जो कर जिस पे लगाया जाए और उसका अदायगी यानी कि उसकी पूर्ति वो स्वयं करता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और लगाया जाए उस पे और उसका पेड करे दूसरा कोई, जैसे हम लोग कुरकुरा खरीदते हैं, कुरकुरा पे टैक्स लगता है, लगाया गया है कंपनी पे, लेकिन कंपनी हम लोगों से लेके पेड करती है, तो ये अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो पूछ रहा है कि कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें से कोई जो है अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि सब इसमें से सब जो है प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर जो नहीं होगा वो प्रत्यक्ष कर होगा। तो व्यय कर जो होता है, आय और व्यय कर जो होता है, ये प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है। यानी कि ये सब अप्रत्यक्ष कर है, विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन व्यय कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर ना है। ये हाँ, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक, जैसे किसी व्यक्ति को पेट में कब्ज हो जाए, इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसका ऑप्शन इसमें छिपी हुई है, हम लोग पिछले वीडियो में इसके बाद वाले पार्ट में देखते हैं। वीडियो तो लंबा हो रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको बताने का प्रयास करूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जब पेट में कब्ज हो जाती है, उसके लिए हम लोग प्रयोग उस रोगी को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक रसायन होता है जिसका उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में की जाती है। क्वेश्चन नंबर, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का जब ही प्रश्न आता है तो बड़ा ही रोचक होता है और प्रेरणादायी होता है। यानी कि मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जो 4 फीट की महिला थी और संत, उनको संत का दर्जा भी दिया गया। तो मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की अपनी संस्था कब स्थापित की? तो एक संस्था बनाई थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था बनाई थी। ये कब बनाई थी? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था 1949 में बनाई थी।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक जो संस्था है ये 1949 में बनाई थी। भारत की नागरिकता इनको 1948 में दिया गया। और ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये करती क्या थी, तो जितने भी लेप्रेसी वाले रोग होते हैं, लेप्रेसी किसको बोला जाता है, तो जितने भी कोढ़, हम लोग देहाती भाषा में जानते हैं कोढ़ जो होता है, ये लेप्रेसी इसको लेप्रेसी बोला जाता है। ये इसमें होता क्या है कि जिस अंग में हो जाए वह अंग शून्य हो जाता है, उस अंग का कार्य करना बंद हो जाता है, उस अंग में अगर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। और इसी लोगों के इलाज के लिए ये बड़ा ही काम की। और इसी से संबंधित बाबा आमटे भी थे। तो बाबा आमटे जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, उनका भी बड़ा योगदान है ये लेप्रेसी वाले बीमारी को, बीमार लोगों के प्रति मतलब कि सम्मान व्यक्त करना, उन लोगों का इलाज करना, किस तरह से उन लोगों को अच्छी तरह से रखा जाए, इसके लिए संस्था बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के बारे में बहुत तरह का जानकारी है। मदर टेरेसा अल्बानिया देश की थी। भारत 26 अगस्त 1910 ईस्वी के इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में। भारत की नागरिकता 1948 में ये ली हुई थी। 1949 में ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कर दी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच का सबसे ज़्यादा सामान फिरोजाबाद में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जार निकोलस का प्रथम जार निकोलस राजा था। तो जार निकोलस का जो पतन है, पतन का मतलब कि उसका अंतिम पीरियड कब हुआ, तो जार निकोलस का जो पतन है अक्टूबर क्रांति, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर क्रांति का संबंध रूस से है। अक्टूबर क्रांति से ही ये जार निकोलस का जो समाप्ति है, जार निकोलस का जो पतन है वो हो चुका। क्रांति शत्रुओं से मुक्ति का युद्ध है और संविधान मुक्तिदाताओं और शांति का शासन है। कहने का मतलब है क्रांति शत्रुओं से मुक्ति का युद्ध है। क्रांति होता है जिसमें शत्रु की मुक्ति हो जाती है और संविधान मुक्तिदाताओं और शांति का शासन है। संविधान क्या है? जो लोग मुक्त हुए उन लोगों को किस तरह से शांत रखा जाए, उन लोगों के लिए क्या क्या नियम बनाया जाए, उन सब का एक शासन है। ये किसने बोला था? तो ये वर्ड डेटन नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये शब्द बोला गया था। बड़ा ही शब्द है, इंस्पिरेशन लेने वाला शब्द है। इस शब्द को देखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आंसर ए है। हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट की दुर्ग कहा जाता है? दुर्ग मतलब होता है 4 दीवारी। जैसे अपना घर बनता है, घर के बगल में बाउंड्री देते हैं जिससे कि अपना, जैसे हम लोगों का पूरा देश है, भारत देश है, भारत देश के बाउंड्री पे एक बहुत बड़ा बांध बना दिया जाए, जैसे चीन की दीवार है। एक प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार को ही दुर्ग बोला जाता है। तो एक 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई। उस श्रृंखला को इस्लाम शाह सूर नामक व्यक्ति ने एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। इस्लाम शाह सूर 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसको मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 40। नल दमयंती की कहानी की फारस में किसने अनुवाद किया? यानी कि भारत का जो बहुत सारा पुस्तक था इसको फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया। जिस तरह से महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया, इस तरह से बहुत तरह का पुस्तक जो है उसका अनुवाद किया गया अलग अलग भाषा में, ताकि उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए वो पुस्तक दी जाए। उस पुस्तक में बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत, बहुत ही अच्छी स्रोत थी, इसीलिए अलग अलग भाषाओं में, जैसे रामायण है, महाभारत है, महाभारत को इंग्लिश में लिखा गया चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। तो इस तरह से नल और दमयंती की जो कहानी है ये फारसी भाषा में लिखी गई है। इसका जो अनुवाद है ये फैजी, यानी कि अकबर के दरबार में रहा करते थे फैजी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। नल एवं दमयंती बहुत ही अच्छा पुस्तक है। इस प्रश्न सबको आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर है 41। लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण। लाल किला के भीतर एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब किया था। लाल किला का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा किया गया था, लेकिन लाल किला के अंदर एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन नंबर बड़ा ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी देख लेते हैं। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित हुए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 43। इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़े के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है। जैसे इंटरनेट पे अगर किसी को मैं सूचना भेजूँ, जैसे व्हाट्सएप के जरिए आपको कोई मैं सूचना भेज दूँ और वो हमको आप लोग हमको कोई सूचना दें, ये सूचना क्या कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, उस सिस्टम को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है। ईमेल तो जानते हैं, ईमेल के बारे में बता दूं, ईमेल का जो स्थापना हुआ ये रे टॉमिल्सन के द्वारा किया गया था। रे टॉमिल्सन ईमेल। 44 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है। तो सब लोग जानता है कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और अशोक सम्राट, अशोक महान, अशोक बहुत ही सराहनीय काम किए। अशोक के बारे में प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और इनका अशोक का एक पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री दोनों श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। संभवतः यह भारत में पहली बार दूतावास भेजने की जो प्रथा है, दूतावास कहने का मतलब है किसी दूसरे देश में व्यक्ति को भेजना अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। 45 हिजरी संवत की शुरुआत। तो हिजरी संवत जब मक्का मदीना है, ये हिजरी संवत जो है पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है। हिजरी संवत ये मुस्लिम धर्मों से संबंधित है। तो हिजरी संवत की स्थापना 622 ईस्वी में किया गया था। 622 ईस्वी हिजरी संवत। प्रसिद्ध शैलोलिकीर्ण कैलाश मंदिर, यानी कैलाश मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। तो कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा कहाँ है। तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र कहाँ पे। तो मुंबई में स्थित है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो की मंदिर। तो खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। एलिफेंटा जो मंदिर है ये भी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है। अजंता, एलिफेंटा और एलोरा तीनों वहाँ पे है, लेकिन कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा बन रहा है, इसमें क्या सुधार होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। ओके, थैंक यू।